नोट्स के लिए स्कूल में पैसे जमा करवा दें, बच्चे के कंपटीशन है कॉस्ट्यूम के पैसे जमा करा दें, बच्चे की वर्कशीट्स आनी है पैसे जमा करवा देंगे, बच्चे की स्टेशनरी स्कूल में जमा करवा दें। और भी पता नहीं कौन कौन से ख़र्चे जो कि निकाल कर दिए जाते थे कि आप स्कूल में जमा करवा दें। और हर टाइम बस बिज़नेस 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 करना इन स्कूल वालों ने, और कोई काम नहीं। और बिहेवियर बच्चों का वो इंतहा का ख़राब हो जाए, मतलब कि उनकी लैंग्वेज, उनका चलना फिरना, उनका सब कुछ बिल्कुल ख़राब हो जाए। इससे पहले मैं 2 पार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आज मैं आपके साथ तीसरा और लास्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सना आदिल यूट्यूब चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। टाइम मैं आप लोगों का बिल्कुल भी नहीं ज़ाया करूँगी, क्योंकि आज मैंने इस वीडियो में अपनी बात को कंप्लीट करना है, इसका लास्ट पार्ट अपलोड करना है ताकि मैं और कंटेंट आपके लिए लाऊं। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए होम स्कूलिंग से रिलेटेड एक कंटेंट लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे किसी ने मैसेज किया था होम स्कूलिंग के बारे में, कमेंट किया था। तो मेरा था कि मुझे जितना पता है, जितनी मैंने रिसर्च की है होम स्कूलिंग पे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज मैं इस वीडियो में इस टॉपिक को ख़त्म करूंगी। ये मेरा थर्ड और लास्ट टॉपिक होगा, इस वीडियो होगी इस टॉपिक पर। तो चलें जी, ये सुबह के टाइम है और संडे की मॉर्निंग है, नाश्ते की तैयारी हो रही है, साथ में मैं आप लोगों के साथ टॉपिक शेयर करती हूँ, लास्ट पार्ट। तो हुआ कुछ इस तरह के, अहमद का मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा अंश जो था वो 2 क्लास में हमने एडमिशन कराया। उसमें ये हुआ कि वही सेम प्रॉब्लम, एनओसी नहीं थी, बुक्स नहीं मिली तो नोट्स वगैरह उन्होंने हमें उनसे परचेज़ करने पड़े, जिसकी वो बाकायदा एक बुकलेट बनाते थे, वो हमें लेनी पड़ती थी। 3 क्लास में अंश था, नहीं सॉरी 4 क्लास में था। उस टाइम पे मैंने 2000 की उसकी बुकलेट ख़रीदी है, जो कि उसके कोर्स से बिल्कुल हटके थी। हम उनसे कहते थे कि आप वो लगाएं बुक्स जो कि एनओसी में हो, ये वाली बुक्स ना लगाएं जो एनओसी में नहीं है, जिसको एनओसी नहीं मिल रही आप उसको छोड़ दें। लेकिन वो नहीं मानते थे, जी हमें हेड ऑफ़िस की तरफ से यही परमिशन है। इसके अलावा उन्होंने हर तरह से हमें तंग किया। अंश को जो है कंपटीशन जिमनास्टिक में जो है ले लिया, और उसके बाद उन्होंने जो है हमें मतलब कि अंश के जो है ना 3 पीरियड जो है ना वो इसी तरह से ज़ाया कर देता था कि वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। अक्सर 3 से 4 पीरियड उसके इसी तरह ज़ाया हो जाते थे, वो क्लास नहीं लेता था। उसका बुरा असर ये हुआ कि अंश के फ़र्स्ट टर्म का जो रिज़ल्ट है वो 70% पे चला गया। उसके बाद मैंने उनसे कहा आप मेरे बच्चे को हटा दें, मुझे कोई कंपटीशन नहीं करवाना। उन्होंने कहा नहीं जी ऐसे नहीं हो सकता, अब तो कंपटीशन बस नेक्स्ट मंथ है, अक्टूबर में हुए थे इनके फ़र्स्ट टर्म। उन्होंने कहा नेक्स्ट मंथ है, हम नहीं हटा सकते, इसने बहुत तैयारी की है। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने इसे नहीं रखना। उन्होंने कहा ठीक है हम नेक्स्ट नहीं करेंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ख़त्म हो गया, सेकंड टर्म भी हो गया, उनका कोई कंपटीशन नहीं हुआ, सिर्फ डेली की प्रैक्टिस हुई है और कुछ नहीं हुआ। उन्होंने हमें कहा कि जी आप इसके कॉस्ट्यूम, मतलब कि जब एग्ज़ाम हो गए तो रिज़ल्ट आया तो परफॉर्मेंस के लिए इनको अपना दिखाना था कि इन्होंने क्या जिमनास्टिक सिखाई है बच्चों को। तो उसके लिए उन्होंने हमें मैसेज कर दिया कॉस्ट्यूम के लिए 3000 जमा करा दें। हमने कहा आप हमें बता दें जी हम ले लेते हैं कॉस्ट्यूम। उन्होंने कहा नहीं जी हमारा तो अपना टेलर है, हम वहाँ से जो है ना इसे सिलाई करवाएंगे, तो आप ना 3000 जमा करवा दें। खैर हमने वो भी जमा करा दिए। इसी तरह करते करते हर चीज़ के पैसे पैसे पैसे, बस इनका काम था पैसे लेना। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने बच्चों को करवाया क्या। बच्चों को कोई पढ़ाई नहीं करवाई जाती थी, कोई बुक वर्क नहीं करवाया जाता था। 2, 3, 4 क्लास उसने पढ़ी है, बुक में तो उसने कुछ एक निशान तक नहीं लगाया। कोई मुश्किल वर्ड नहीं बताए जाते थे, कुछ नहीं बताया जाता था। बस वो एक छपी छपाई बुकलेट बच्चों को दे दी जाती थी, जो कि वर्कशीट से बनाई गई होती थी। उसमें क्वेश्चन लिखे होते थे, आंसर की स्पेस होती थी, बच्चा वहीं पे रट्टा लगा के लिख लेता था और वही याद कर लेता था। बाद में उसे कुछ समझ आता है नहीं आता नहीं पता। सबसे ज़्यादा मुझे हैरानी हुई 4 क्लास का, जब इसका पेपर था तो मैं इसके घर में जब तैयारी करवा रही थी तो उसमें आया एरिया और पैरामीटर। मैंने कहा अंश इसमें एरिया और पैरामीटर को निकालो। अब वो जी उसे यही नहीं पता कि एरिया क्या होता है तो पैरामीटर क्या होता है। मैंने कहा ये आपने सॉल्व किया किस तरह है, फिर किताब में टीचर ने किस तरह करवाया? तो कह रहा है टीचर ने कहा था ये बॉक्स गिन के लिख दो, मैंने लिख दिए। मतलब कि टीचर ने यही नहीं बताया कि एरिया और पैरामीटर में डिफरेंस क्या है, क्या फ़र्क है इसके अंदर। मैं बड़ा इस चीज़ से भी परेशान हुई, मैंने इसके बारे में भी बात की। तो भाई उनको उनकी सारी सफाइयाँ होती थी, लेकिन बच्चे को उन्होंने कुछ नहीं कराया। कॉपीज़ में 3 से 4 पेज के अलावा कोई काम नहीं होता था।
सारा का सारा उस बुकलेट में होता था, जिसमें इतनी स्पेस भी नहीं होती थी। बच्चे उल्टा सीधा उसके ऊपर लिख देते थे क्योंकि जगह ही नहीं होती थी इतनी। कॉपी में तो हम अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी लिख लें, नेक्स्ट पेज स्टार्ट कर लेते हैं, उसमें भी जगह ही इतनी होती थी। तो बच्चे जो है उसी एक लाइन में बच्चे ने पूरा आंसर लिखना है। वो बच्चा जिस तरह लिखता था उससे उसकी राइटिंग और मज़ीद ख़राब हो गई। फिर उसके बाद हमने एंड तक इनसे करते रहे। फिर एग्ज़ाम हुए, तो एग्ज़ाम के दिनों में उन्होंने ये किया कि एक दिन जो साइंस का पेपर था उस दिन बच्चा पेपर देने गया है और 11 बजे तक बच्चा फ्री बैठा रहा है। 11 बजे बच्चे को दिया है, 12 बजे बच्चे की छुट्टी होनी है। 1 घंटे में बच्चा पेपर किस तरह देगा? और जब हमने उनसे बात की तो जी सुबह 7 बजे हमारे पास प्रिंट आता है, 9 बजे हमें पेपर स्टार्ट करना होता है। थोड़ा प्रिंटर में प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से बच्चों का लेट स्टार्ट हुआ। और उसके बाद आप साइंस का इतना लेंथी पेपर ले रहे हैं और इस तरह कर रहे हैं, और भी पता नहीं क्या क्या बातें। चलें, वो तो प्रॉब्लम थी ना, पूरा साल तो कुछ नहीं पढ़ाया। बिहेवियर में बच्चे व्लॉग्स देखते हैं वहाँ के, वो बच्चों को बताते हैं वहाँ पर आके, जी डक्की भाई को देखा है, अच्छा जी सिस्ट्रोलॉजी देखी है। इस तरह की बातें मैं जिन व्लॉगर्स को जानती भी नहीं थी, मुझे अंत से पता लगते थे उनके नाम कि जी ये भी कोई व्लॉगर्स हैं। और मैं बड़ा परेशान होती थी। गानों का हमारे घर में कोई रिवाज नहीं है, तो जी गाने भी अंस को पता लगने शुरू हो गए। और भी चीज़ें, एक दिन तो अहमद प्रेप क्लास में है, आके मुझसे गाली का मतलब पूछ रहा है, मम्मा ये क्या होता है। तो इस तरह की बातें इस स्कूल में हुई हैं ना कि टीचर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं, पढ़ाने का कोई निज़ाम नहीं है। नंबर बनाने के लिए बच्चों को जो है बोर्ड पे, पेपर के दिन में बोर्ड पे करवा दिया जाता है, जी ये कॉपी कर लो, रट्टा लगवा दिया जाता है, ये कर लो और बस जी बात ख़त्म हो गई। मतलब कि पढ़ाई का कोई निज़ाम है ही नहीं ना, उनका बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने पढ़ाना तो है ही नहीं। और भी पता नहीं कितनी बातें हैं कि मैं अब आप लोगों को क्या क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा। बस इतनी है कि जब भी बच्चों का एडमिशन करवाएं ना तो बड़ा सोच के करवाएं। बहुत चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अहमद को और मूसा को मैंने फिर वहाँ से निकलवा दिया था। मूसा को भी हमने उधर एडमिशन करवा दिया था, तीसरे बेटे को भी, लेकिन फिर हमने वहाँ से निकलवा दिया। अब वो लोग जाते हैं बैतुल हुदा स्कूल। बड़ी मुश्किल से बड़ा सर्च करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई अच्छी है, अच्छा जा रहे हैं। 1 साल होने वाला है। लेकिन अंस के साथ अभी भी ये हुआ कि जब हमने उसे इस स्कूल से निकाला तो हमें कोई भी स्कूल नहीं समझ आ रहा। ये बैतुल हुदा 5 तक था, इसलिए अंस का एडमिशन वहाँ नहीं हुआ, क्योंकि 5 में अंस को एडमिशन कराना था। लेकिन जो है ना 5 जो है वो वहाँ पे वो लोग 5 में एडमिशन नहीं लेते 1 साल के लिए, तो वहाँ पे अंस का एडमिशन नहीं हुआ। मजबूरन हमें अंस को एक गवर्नमेंट स्कूल में लगाना पड़ा है, क्योंकि हमें अंस का 1 साल कंप्लीट करवाना था। हमें अंस को लगवाना है सेंट्रल मॉडल स्कूल। जो लोग पंजाब में लाहौर में रहते हैं उन्हें पता होगा सेंट्रल मॉडल स्कूल के बारे में। हमें वहाँ पे एडमिशन इसका करवाना है, लेकिन वहाँ एडमिशन क्लोज़ हो गए थे, तो इस वजह से हम उसका एडमिशन नहीं करवा सके। तो अंस का हमें 1 साल कंप्लीट करवाना था, जिसकी वजह से मैंने उसे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराया। अगर आप लोग जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, फिर मैं आप लोगों के साथ उसकी वीडियो शेयर करूँगी। और अगर किसी को इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं नहीं शेयर करूँगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को अपने गवर्नमेंट स्कूल का जो है वो एक्सपीरियंस बताऊँ, तो आप लोगों ने मुझे जो है ना कमेंट लाजमी करना है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें थीं जो बहुत अहम थी। एक तो ये कि हर चीज़ के ये लोग पैसे लेते हैं, ज़रा सी वर्कशीट्स के ये पैसे लेते हैं। अहमद की स्टेशनरी, मूसा की स्टेशनरी 5 से 6 हज़ार की बनती थी, जो कि हर साल हमें देनी है। यहाँ तक कि कंपनी के नेम तक लिख के आते थे कि इस कंपनी के पेंसिल होनी चाहिए, इस कंपनी के रेज़र होने चाहिए, इस कंपनी के शार्पनर, तो इस कंपनी के कलर। और भी इतनी लंबी लिस्ट होती थी कि 5 से 6 हज़ार का वो सामान बनता था। इसी तरह और भी बहुत बहुत ख़र्चा, मैं कह रही हूँ। इन लोगों ने चाहे जो है ना ये कहते हैं कि जी हम सालाना फ़ीस नहीं लेते, जो हर एनुअल चार्जेस होते हैं, जो लोग अपने बच्चे पढ़ाते हैं उन्हें पता होगा कि एनुअल चार्जेस उन्हें देने पड़ते हैं, वो नहीं लेते ये लोग। लेकिन इन्होंने वैसे बहुत बहुत ख़र्चे हमारे करवाए, छोटी छोटी चीज़ों के इन्होंने बहुत पैसे लिए। अहमद का जी एक क्या फ़ंक्शन है, उसने सिर्फ जो है ना वो करना है स्टेज पे आके, तो उसका कॉस्ट्यूम बनवाना है, तो आप 2,500 स्कूल में जमा करा दें। सिर्फ कितनी देर के लिए, 5 मिनट के एक परफॉर्मेंस के लिए आप 2,500 का जमा करा दें। और वो भी कोई ऐसा कॉस्ट्यूम होता है, जैसे कि अब अंस का हमने इसका करवाया है कॉस्ट्यूम, तो ये एक ट्रैक सूट है जिमनास्टिक के लिए, चलो वो बच्चा पहन लेगा। वो मंकी का ड्रेस 2,500 का हम लेके दें, वो किस लिए है, क्या वजह है?
तो इस तरह के छोटे छोटे मतलब कि ख़र्चे निकाले रखते हो, ये ख़र्चे भी इंसान बर्दाश्त कर ले अगर आप पढ़ाते हो। जब आप पढ़ा ही नहीं रहे ना तो ऐसे ख़र्चों का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इतनी मेहनत करके इंसान कमाए। अगर हमें हमारे बच्चे पढ़ते हुए नज़र आते ना, हमें इन पैसों का दुख ना होता कि हाँ चलो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन जब पढ़े ही ना बच्चे तो फिर दुख भी होता है कि इतना पैसा लगाने का क्या फ़ायदा जब बच्चों को कुछ आ ही ना रहा हो, उल्टे बच्चा गलत चीज़ें सीख रहा है। चलें जी, मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों को हर बात क्लियरली समझाने की। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर समझ आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।